हेलो स्टूडेंट। तो आज हम अध्ययन करेंगे 11वीं एनसीईआरटी का लेसन नंबर 22वां। तो बच्चों उसका नाम क्या है? रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। क्या नाम है? रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। ठीक है ना। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे ये अध्याय क्यों है, क्योंकि आप इसको क्लास 10th के अंदर अध्ययन करके आए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट और ये बहुत ही इंटरेस्टेड हमारे लेसन है। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक बात समझेंगे, रासायनिक समन्वय क्या हमारे शरीर के अंदर कोई रसायन पाए जाते हैं, इसके बारे में हमारे को अध्ययन करना है। तो यहाँ पर आपको एक बात याद होनी चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रसायन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के कार्यों का क्या करते हैं? नियमन करते हैं। क्या करते हैं? नियमन करते हैं। ठीक है बच्चों। और ये जो रसायन है, इन रसायनों को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। आपने हार्मोन नाम तो सुना ही होगा। इनका स्त्रवण कहाँ से होता है बच्चों? इनका स्त्रवण अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। हमारे शरीर में दो तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक तो कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और एक कौन सी होती है? बहिस्रावी क्या ग्रंथियाँ होती हैं। अब देखिए दोनों के अंदर क्या अंतर है, तो इसको हम एक बार यहाँ समझ लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है? ये अपने जो स्त्राव होते हैं इनको कहाँ छोड़ती है? सीधे रक्त के अंदर छोड़ती है। कहाँ छोड़ती है? सीधे रक्त के अंदर। और ये बहिस्रावी है, इनके स्त्रवण के लिए इनमें नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इनको हम नलिका युक्त ग्रंथियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनको नलिका युक्त ग्रंथियाँ। और ये वाली ग्रंथियाँ क्या कहलाती है? नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? नलिका विहीन ग्रंथियाँ। अब देखिए कौन सी कहलाती है? ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ। अब इनके द्वारा तो क्या स्रावित होते हैं? हार्मोन। इसके द्वारा क्या स्रावित होते हैं? एंजाइम स्रावित होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ भी होती है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी की तरह काम करती है। तो उनको क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथियाँ। उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? मिश्रित ग्रंथियाँ बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये आपके कौन कौन सी? अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित। तो अब हमारे को हम यहाँ अध्ययन क्या कर रहे हैं? रसायनों के बारे में। मतलब हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे रसायन स्रावित होते हैं जो हमारे शरीर का समन्वय करते हैं और एकीकरण करते हैं। और इनका स्त्रवण कहाँ से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों की परिभाषा। ठीक है ना। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या तात्पर्य है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे? वे ग्रंथियाँ जो अपने स्त्राव सीधे रक्त में छोड़ती है, सीधे रक्त में छोड़ती है, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके अंदर नलिका नहीं होती है, इसलिए इनको हम क्या नाम देते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी हम कह सकते हैं। और इनके द्वारा स्रावित जो पदार्थ होते हैं, रसायन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन होते हैं, ये कहाँ छोड़े जाते हैं? सीधे रक्त में। और वहाँ रक्त के बाद कहाँ जाते? इनके लक्ष्य जो अंग होता है, जहाँ इनको काम करना है ना, वहाँ जाके
अपनी क्रिया करते हैं और हमारे शरीर का नियमन करते हैं। ठीक है ना, इतना आपको इसके अंदर समझना है। अब हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इनका हम एक एक का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे हमारी पीयूष ग्रंथि का। किसका अध्ययन करेंगे, पीयूष ग्रंथि का। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टेड है और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सवाल एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, आपको याद होगा इसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। और ये कहाँ स्थित होती है, हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है। ठीक है ना। और मस्तिष्क के अंदर एक सेला टर्सिका नामक क्या पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, सेला टर्सिका, इसके अंदर ये स्थित होती है। ठीक है ना। अब देखिए, इसका एक और नाम क्या है, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। अरे भाई, मास्टर क्या करता है, क्लास के सभी बच्चे होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करता है। तो ये जो पीयूष ग्रंथि है ना, ये हमारी और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है उनके ऊपर कंट्रोल करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। ये इंग्लिश नाम है। अगर हिंदी में आपको अगर लिखना है तो इसको आप प्रधान ग्रंथि भी कहीं कहीं पूछा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रधान ग्रंथि भी कहते हैं। अब देखिए, इस पीयूष ग्रंथि के होते हैं 3 भाग। वैसे मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है ना। नंबर 1 जिसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। पहला भाग कौन सा है, एडिनो हाइपोफाइसिस। और अगला जो भाग है दूसरा, वो कौन सा है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब एडिनो हाइपोफाइसिस है, इसको वापस 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वो 2 भाग कौन से बेटा, एक तो है पार्स डिस्टेलिस और एक कौन सा है, पार्स इंटरमीडिया। कौन सा भाग है, पार्स इंटरमीडिया। इसके बाद में ये वाला न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग है, इसे हम पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्स नर्वोसा। तो इस तरह हम कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि के वैसे तो 3 भाग होते हैं, लेकिन इसके हम मुख्य रूप से हम यहाँ देखें तो 2 भाग ही होते हैं। अब ये तीनों भागों से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं उसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला भाग कौन सा है, पार्स नर्वोसा, पार्स डिस्टेलिस। कौन सा है, पार्स डिस्टेलिस। इस भाग से क्या होते हैं बेटा, कुल 6 हार्मोन स्रावित होते हैं। पार्स डिस्टेलिस, क्या नाम है इसका, पार्स डिस्टेलिस। ठीक है ना। अब देखिए, इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है। नंबर 1 आपको याद होगा वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन। इसका एक और नाम है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। क्या नाम है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, या इसको बोलते हैं GH। GH का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। अगला है नंबर 2 हार्मोन, वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है। या इसको बोलते हैं मेमोट्रोपिन। इसका भी एक और नाम कौन सा होता है, मेमोट्रोपिन हार्मोन इसको कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला जो हार्मोन होता है उसका नाम है TSH। क्या नाम है इसका, TSH। ठीक है ना, थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन। ठीक है ना। यहाँ पर T का मतलब थायराइड, S का मतलब होता है स्टिम्युलेटिंग और स्टिम्युलेटिंग का मतलब होता है प्रेरक, H4 हो जाएगा हार्मोन। अगला जो हमारे हार्मोन होगा नंबर 4, वो हो जाएगा ACTH। ACTH इसको बोलेंगे एडिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है ना।
इसके बाद में अगला जो हार्मोन है स्रावित होता है वो कौन सा होता है, FSH, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन। पुटिका प्रेरक हार्मोन क्या नाम हो जाएगा, पुटिका प्रेरक हार्मोन, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अगला जो हार्मोन हमारे है वो कौन सा है, लास्ट वाला नंबर 6, वो है LH। ठीक है ना, कौन सा है, LH, जिसको बोलेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 और 6 हार्मोन लिखे हैं, इनका स्रावण कहाँ से होता है, पास डिस्टेलिस भाग से होता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो भाग होता है पीयूष ग्रंथि का, उसका नाम क्या होता है, पार्स इंटरमीडिया। उसका नाम क्या होता है, पार्स इंटरमीडिया। और ये वाला भाग है, इससे आपको याद रखना है केवल और केवल एक हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम है MHH। ठीक है, इसको बोलेंगे मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। क्या बोलेंगे, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला कौन सा भाग था, पीयूष ग्रंथि का एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, इसके बाद में अगला जो भाग होगा वो होगा हमारे कौन सा, थर्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस, या उसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा। हालांकि ये भाग मैंने आपको आगे क्या बताया था, एक भाग 1 और 2 किसके हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस के हैं, और ये पार्स नर्वोसा है वो किसका है, न्यूरोहाइपोफाइसिस का है। तो अब मैं इसको बता रहा हूँ, इसका वहाँ 3rd नंबर लगाकर। ठीक है ना, तो ये पार्स नर्वोसा भाग, या इसको बोल सकते हैं क्या, न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या बोल सकते हैं इसको, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है ना, इसके द्वारा 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। इसके द्वारा कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, 2, जिनके नाम एक तो है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है इसका, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और एक हार्मोन कौन सा होता है, वैसोप्रेसिन। ये 2 हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होते हैं। अब देखो बेटा, आपको ध्यान रखना है, हमारी पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा कुल 6 और 3 9 हार्मोनों का स्रावन होता है। अब हम देखेंगे इनके प्रत्येक का कार्य देखेंगे। क्या देखेंगे, इनके प्रत्येक का कार्य देखेंगे। तो हमने देखा सबसे पहला हार्मोन कौन सा, GH, जिसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग थोड़े लंबे हो जाते हैं, और कुछ तो देखे होंगे 7-8 फीट तक हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। और फिर क्या सोचते हैं, यार मैंने ऐसा क्या काम कर दिया, मैं छोटा रह गया। तो उसके पीछे हाथ किसका होता है, वृद्धि हार्मोन का होता है। अगर ये अधिक मात्रा में स्रावित हो तब तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अत्यधिक लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अत्यधिक लंबा। और इस स्थिति को बोलते हैं अति कायकता। अति मतलब अधिक, कायकता मतलब शरीर का भाई साहब बढ़ना। शरीर क्या हो जाएगा, बड़ा, खली देखा है ना, उसके टाइप हो जाएगा। और अगर ये कम स्रावित हो तो फिर क्या हो जाएगा, बोनापन, या इसको बोलते हैं वामनता आ जाएगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में सवाल आ गया, पीयूष ग्रंथि से स्रावित वृद्धि हार्मोन का काम क्या है, आपको एक बात बतानी, यही हमारे शरीर की वृद्धि का नियमन करता है, बस। अब देखिए अगला जो हार्मोन है वो हमने देखा था प्रोलैक्टिन। अगला कौन सा हार्मोन था, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब देखिए ये जो हार्मोन ये स्त्रियों के अंदर कार्य करता है, और स्त्रियों के अंदर क्या करता है, स्तनों की वृद्धि, स्तनों की वृद्धि, और उसमें दुग्ध निर्माण का काम करता है। दूध का क्या करता है, निर्माण करता है। इसलिए ये हार्मोन है, इसको दुग्धजनक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि दूध का निर्माण करता है। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। इसका मैंने एक और नाम लिखा था पीछे, आपको याद हो तो मेमोट्रोपिन। ठीक है, उसको भी आप याद रखना। इसके बाद में पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला नंबर 3rd हार्मोन कौन सा हमने वहाँ लिखा था, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं थायराइड प्रेरक हार्मोन।
अब देखिए थायराइड को प्रेरित करता है, हमारी जो क्या है अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि, उसको हार्मोन के उत्पादन के लिए प्रेरित करता है। वो हार्मोन कौन सा है? THH। ठीक है, तो आपको इसमें खाली एक बात याद रखनी क्या कि थायराइड ग्रंथि को क्या करता है? हार्मोन स्त्रवण के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह तो कंट्रोल करता है ना उसका, इसीलिए तो इसका नाम, उस ग्रंथि का नाम क्या? मास्टर है। अगला जो हमारे हार्मोन है वो कौन सा? ATCH, जिसका नाम है ATCH। ठीक है ना, ACTH, एड्रिनल कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अब देखिए नाम ही इसका क्या है? एड्रीनो, फिर कार्टिको, फिर ट्रोफिन हार्मोन। यानी कि हमारी एड्रिनल ग्रंथि है, उसका कॉर्टेक्स भाग है, उसको हार्मोन के लिए प्रेरित करता है। हम इसके द्वारा स्रावित हार्मोन को आगे हम एड्रिनल ग्रंथि के अंदर विस्तार से देखेंगे। अगला जो हार्मोन होता है वो कौन सा था? वो हमारे हार्मोन था नंबर 5, FSH। नाम क्या था उसका? FHH हार्मोन था। अब इसका नाम पूरा मैंने आपको उसमें बता दिया था, क्या? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हिंदी में बोलते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन। अब देखिए ये भाई नर में भी अलग काम करता है और मादा के अंदर भी अलग काम करता है। तो आपको याद रखना है नर के अंदर क्या करता है? ये शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। नर के अंदर जो युग्मक होते हैं क्या? शुक्राणु जनन, उनका उसकी जो प्रक्रिया है उसको प्रेरित करता है। ठीक है, और ये हार्मोन मादा के अंदर क्या करता है? ग्राफियन जो पुटिका होती है उसकी वृद्धि को प्रेरित करता है। ग्राफियन पुटिका की वृद्धि को प्रेरित करता है। इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है बस। ये कितने हो गए? 5। अगला जो हार्मोन हमारे कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा नंबर 6, वो है LH हार्मोन, या इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये भी नर और मादा में अलग अलग कार्य करता है। ये हार्मोन नर के अंदर क्या करता है? आपको ध्यान होगा कि वर्षण होते हैं, उस वर्षण के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक तो कौन सी होती है? सर्टोली कोशिका होती है, और एक कौन सी होती है? अंतराली कोशिका होती है। ठीक है ना, आपको ध्यान होगा सर्टोली कोशिका क्या करती है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। और अंतराली जो कोशिका होती है उसके द्वारा जो नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका स्त्रवण होता है, और इस हार्मोन के स्त्रवण के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस कोशिका को प्रेरित करता है। इतना आपको ध्यान रखना है, मतलब इतना आपको रखना है अंतराली कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन स्त्रावित होता है, लेकिन इसके स्त्रावित करने के लिए कौन प्रेरित करता है? LH हार्मोन। जबकि ये मादा के अंदर क्या करता है? अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। अंडोत्सर्ग क्या होता है? आपको ध्यान होगा स्त्रियों के अंदर जब वयस्क अवस्था में आ जाती है उसके बाद में उनमें शुरू हो जाता है मासिक चक्र, और उनके हर महीने एक एक अंडाशय के द्वारा एक एक अंडे को उत्सर्जित किया जाता है। और इसके पीछे भी हाथ किसका होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। तो ये आपको इनके काम याद रखने हैं। अब देखिए इसके बाद में अगला जो हमारे हार्मोन था वो पार्स इंटरमीडिया भाग से स्त्रावित होता था, और उसका नाम क्या था? MSH, मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब देखिए ये जो हार्मोन है ना, ये तो बहुत सारे लोगों के धंधे करवाता है। क्या करवाता है? अरे भाई साहब आपने देखा होगा, पहले इसका नाम लिख देता हूँ, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। देखा होगा आपने कि भाई कॉस्मेटिक की दुकान है, बहुत लाइन लगी होती है लोगों की, मुझे गोरा होना है, जो काले लोग हैं मुझे क्या होना है? गोरा होना है, कोई न कोई क्रीम दो, वो दो। तो अरे भाई साहब उस क्रीम से नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि काले और गोरे का निर्धारण कौन करता है? मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। अब बोलोगे ये कैसे करता है? हमारे शरीर में एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है मेलेनिन वर्णक, और ये जो मेलेनिन वर्णक होता है ना, इसका जो निर्माण होता है इस हार्मोन के द्वारा होता है। और आपने देखा होगा
ये मेलेनिन हार्मोन ये क्या होता है, मेलेनिन वर्णक होता है। जब व्यक्ति धूप में जाता है ना तो ये और एक्टिव हो जाता है और कहाँ आ जाता है, हमारी स्किन के ऊपर आ जाता है, इसलिए व्यक्ति और काला पड़ जाता है। यानी कि अगर हमारे का काला रंग है तो इसका मतलब हमारे अंदर इस हार्मोन की मात्रा अधिक है, और गोरा है तो इसकी मात्रा कम है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में हमने 2 हार्मोन और अध्ययन किए थे वहाँ पर, जो कि पीयूष ग्रंथि के कहाँ से स्रावित होते थे, न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग था, उसका एक और नाम क्या था, पार्स नर्वोसा था, वहाँ से स्रावित होता था, और उसका नाम था एक का तो ऑक्सीटोसिन और एक का वैसोप्रेसिन। तो ये जो हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है, ये अधिकांश मादा के अंदर ही क्या होता है, सक्रिय होता है, और उनके अंदर क्या करता है, जब प्रसव होता है तो उस समय ये क्या करता है, गर्भाशय को फैलाने का काम करता है, ताकि प्रसव क्या हो सके, आसानी से हो सके। एक तो इसका ये काम, और अगला काम क्या होता है, ये स्त्रियों में स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के स्त्रवण को प्रेरित करना है। ध्यान देना आप इसको, दुग्ध के स्त्रवण को। आप बोलोगे सर ऐसा आपने हार्मोन एक और आगे बढ़ाया था। अरे भाई साहब, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन था, उसका नाम क्या था, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये क्या करता था, दुग्धजनक दूध का निर्माण करता था। और ये वाला जो हार्मोन है ना, ये वाला क्या करता है, दुग्ध को स्तनों में से बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला जो हार्मोन है वो कौन सा है, वैसोप्रेसिन हार्मोन। अगला हार्मोन कौन सा बेटा, वैसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है। इस हार्मोन को हम ADH भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिमूत्रल हार्मोन। क्या बोलते हैं, प्रतिमूत्रल हार्मोन। क्यों, क्योंकि ये जो हार्मोन क्या करता है, हमारे मूत्र के साथ जाने वाले अत्यधिक जल की मात्रा को रोकता है, यानी कि हमारे शरीर में जल की हानि होने को रोकता है। और यदि ये हमारे शरीर में क्या हो जाए, लो हो जाए, तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक मूत्र आएगा, और उस स्थिति को हमने एक उसको हमने यह नाम दे दिया रोग के रूप में, जिसका नाम है डायबिटीज़ इंसिपिड्स। जिसका नाम क्या है, डायबिटीज़ इंसिपिड्स। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भाई सर आपने ये डायबिटीज़ तो यहाँ कैसे लिखा दिया, वो तो इंसुलिन के कारण होता है। बिल्कुल, वहाँ डायबिटीज़ मेलिट्स है और यहाँ डायबिटीज़ इंसिपिड्स है, और यही बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है, इसकी अगर हमारे शरीर में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो कौन सा रोग होता है, डायबिटीज़ इंसिपिड्स होता है। वो वाला जो डायबिटीज़ जिसको शुगर बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं ना, वो इंसुलिन की हार्मोन की कमी से होता है। तो ये हमारी थी कौन सी ग्रंथि थी, पीयूष ग्रंथि। उसके द्वारा स्रावित क्या थे, हार्मोन्स थे, और ये हमने उनके क्या देख लिए, कार्य देख लिए। अब देखिए नेक्स्ट ग्रंथि हमारे आती है नंबर 2। वो कौन सी होती है बच्चों, हाइपोथैलेमस। अगली जो ग्रंथि होती है हमारे, वो कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस। भाई साहब इसका तो नाम सुना सुना लगता है, बिल्कुल आपने इसको सुना होगा। ये भी हमारे मस्तिष्क में होती है, ठीक है। और इसका तो नाम क्या है, आपने पढ़ा ही होगा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। क्या नाम इसका होता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, ठीक है। अब देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रधान ग्रंथि का सुप्रीम कमांडर। प्रधान ग्रंथि का सुप्रीम कमांडर। अब ऐसा सवाल एग्जाम आ गया, क्या आ गया, निम्न में से कौन सी ग्रंथि को प्रधान ग्रंथि का सुप्रीम कमांडर कहते हैं। अपनी तो बहस कहाँ चली जाएगी, पानी के अंदर। क्यों, इतना बड़ा सर, हमने तो ये तो नाम कहीं सुना ही नहीं, हमने तो सुना था मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो आपको ध्यान रखना है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी यही है, और प्रधान ग्रंथि कौन सी थी,
प्रधान ग्रंथि हमने आगे अध्ययन किया था कौन सी, पीयूष ग्रंथि थी, और उसका कमांडर यानी कि उसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन है उनको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बोलेंगे। तो मतलब आपको याद रखना है इसका काम क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोनों का कंट्रोल करना, पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोनों का नियंत्रण, हार्मोनों का नियंत्रण, इतनी बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इसके अलावा ये जो हाइपोथैलेमस हमारे भूख और प्यास का भी कंट्रोल करता है, भूख प्यास और हमारी जो इमोशंस होती है, भावनाएं होती है ना, उनके ऊपर इसका कंट्रोल होता है। अरे बहुत सारे लोग नहीं कहते मेरा तो दिल टूट गया, अरे भाई साहब दिल टूटा होता तो तू जिंदा भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि उस दिल का, हृदय का काम क्या होता है, O2 का परिवहन करना, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन कौन भेजता है, हृदय भेजता है। अब वो अगर टूट जाए तो क्या हो जाएगा, तो हमारी जो सारी भावनाएं होती है ना उसका कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो आपको ऐसे बोलना चाहिए मेरा तो हाइपोथैलेमस अब काम नहीं कर रहा है, मतलब मेरे अंदर भावनाएं मर गई हैं, इस तरह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये था हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसके बाद में हमारी अगली जो ग्रंथि आएगी नंबर 3, जिसको बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि। अरे भाई साहब ये कोई छोटी मोटी ग्रंथि नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, जैविक घड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे जैविक घड़ी, जैसे हमारे को सुबह अलार्म जगाती है ना, वैसे कि वैसे ये पीनियल ग्रंथि हमारे को क्या करती है, वहाँ पर जगाती है। मतलब या हम इसको ऐसा कह सकते हैं, इसका कार्य क्या होता है, दैनिक कार्यों का नियमन करना, दैनिक कार्यों का नियमन करना। और ये ग्रंथि है, इसके द्वारा एक हार्मोन स्त्रावित होता है, उसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। याद रखना आपको, मेलेटोनिन हार्मोन, यानी कि ये हमारे सारे दैनिक कार्य, जैसे हम क्या करते हैं, सोते हैं जागते हैं, ठीक है ना, उसका नियंत्रण हमारी पीनियल ग्रंथि के द्वारा होता है। और ये कहाँ स्थित होती है, हमारे मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। अब देखिए इसके बाद में हमारी नेक्स्ट ग्रंथि कौन सी आती है, 4th नंबर, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं अवटु ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको, अवटु ग्रंथि। कहाँ स्थित होती है, ये हमारे स्थित होती है श्वास नली के दोनों ओर। हमारी जो श्वास नली है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया बोलते हैं ना, जैसे इस प्रकार से श्वास नली हो गई, तो ये क्या होती है, इस श्वास नली के आधी इस साइड में और आधी इस साइड में, और इसको एक यहाँ एक लोब होती है वो इसको जोड़ती है। इस तरह इसको हम अंग्रेजी के H आकार के रूप में भी कह सकते हैं। अब देखिए इसके द्वारा हमारे 3 हार्मोनों का स्त्रावन होता है, और ये हार्मोन कौन कौन से, एक तो है T3 हार्मोन, T4 और एक कौन सा है TCT। अब ये जो T या 3 है इसका नाम क्या है पूरा, ट्राई थायरो आयोडीन, ठीक है ना, ये हमारे को इसका नाम है वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको इस तरह लिख सकते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन, या इसी को हम बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये वाला जो T4 हार्मोन होता है, ये T4 हार्मोन होता है, इसी को बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन, थायरोनिन। ये किसका नाम है, T4 हार्मोन का। और एक होता है TCT, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, थायरो कैल्सीटोनिन हार्मोन। क्या नाम हो जाएगा इसका, थायरो कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो इस तरह से हमारी थायराइड ग्रंथि है, इसके द्वारा 3 हार्मोन स्त्रावित होते हैं। लेकिन ये जो दोनों हार्मोन T3 और जो क्या होते हैं T4 हार्मोन है,
इनको हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, थायराइड हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायराइड। और इनके स्त्रवण के लिए आवश्यकता किसकी होती है, आपको ये तो मालूम होगा, आयोडीन की आवश्यकता होती है। और अगर आयोडीन की हमारे शरीर में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो एक रोग होता है जिसका नाम है घेंगा, या जिसको बोलते हैं क्या, गलगंड रोग बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गलगंड रोग बोलते हैं। और यदि स्त्री कैसी, गर्भवती स्त्री है, स्त्री कैसी है, गर्भवती है, और उसके अंदर आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उसका जो बच्चा होता है उसका विकास मंद गति से होगा, या फिर उसका जो क्या होगा, बच्चा मंद बुद्धि का हो सकता है और मूक बधिर भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों हार्मोन है, काम ने काम देखा। इसके बाद में हमारा जो हार्मोन कौन सा है, थायरोकैल्सीटोनिन। ये हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, या इसको मैं यूं इसको कह सकता हूँ, कैल्शियम के स्तर को कम करता है। इतना आपको याद रखना है। ओके, अब इसके साथ में मैं आपको नेक्स्ट ग्रंथि भी बता देता हूँ, जो कौन सी है, नंबर 4, वो होती है पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है बच्चों, पैराथायराइड ग्रंथि। अब देखो, ये आप बोलोगे कहाँ होती है, पहले तो इसका एक और नाम क्या होता है, इसका नाम अवटु था, तो इसका हो जाएगा परावटु। क्या हो जाएगा, परावटु ग्रंथि। ये कहाँ स्थित होती है, अरे थायराइड ग्रंथि होती है ना, इसके ऊपर ही होती है। इस प्रकार से ये इसके 4 पिंड होते हैं, एक इस साइड में, एक इस प्रकार से, एक इधर और एक इधर होता है। ये क्या होती है, हमारी पैराथायराइड ग्रंथि। और इसके द्वारा तो एक ही हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है पैराथार्मोन, और इसका एक और नाम है कॉलिप का हार्मोन, क्योंकि एक वैज्ञानिक था जिसका नाम कॉलिप था, उसने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया भाई साहब, कॉलिप का हार्मोन। अब देखिए, आप बोलोगे सर ये तो बताया, ये क्या काम करता है, वो पहले आप हमारे को यहाँ पर बता दो। तो भाई साहब कैल्सीटोनिन, ये जो क्या नाम है इसका, थायरोकैल्सीटोनिन, इसका काम क्या था, कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करना या कम करना। तो इसका उल्टा ये करेगी, कौन सा हार्मोन, पैराथार्मोन, क्या करेगा, ये हार्मोन कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगा। मतलब ये दोनों हार्मोन क्या हो जाएंगे, आमने सामने हो जाएंगे, और दोनों मिलकर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी 4 ग्रंथियाँ। इसके बाद में नंबर 5 आती है, वो कौन सी आती है, थाइमस ग्रंथि। कहाँ होती है, ये हमारे वक्ष स्थल में पाई जाती है। कहाँ होती है, वक्ष स्थल में पाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, ध्यान रखना, जब एक बच्चा छोटा होता है उसके अंदर सबसे मोटी होती है, और अपनी जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगेगी और वृद्धावस्था तक ये एक पतले धागे के रूप में रह जाएगी, मतलब कि छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इससे हमारे क्या फर्क पड़ने वाला है भाई साहब, बहुत फर्क पड़ता है। क्या, ये थाइमस ग्रंथि होती है वो टी लिम्फोसाइड का स्त्रावण करती है, टी लिम्फोसाइड का निर्माण करती है। टी लिम्फोसाइड क्या होते हैं, ये प्रॉब्लम हो गई ना। तो एक बार आप इसको ध्यान से क्या करो, सुनो, क्या होते हैं टी लिम्फोसाइड। आपने अध्ययन क्या होगा, हमारे रक्त के अंदर क्या पाई जाती है, WBC पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सैनिक कोशिकाएं। रक्त ये हमारे कहाँ होती है, रक्त में, इसलिए इनको बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब ये 2 प्रकार की होती है, आपने अध्ययन क्या होगा क्लास 10th के अंदर। नंबर 1 कणिकाणु होती है, नंबर 2 क्या होती है, अकणिकाणु होती है। पढ़ा होगा आपने, बोलो यस, ठीक है। अब देखिए ये कणिकाणु होती है ना, ये होती है 3 प्रकार की। अरे ये हमारे को क्या करती है, फील करती है। क्या करती है, फील। इसलिए तो एक तो न्यूट्रोफिल है, एक कौन सी है, योसिनोफिल। कौन सी है, योसिनोफिल। और एक कौन सी है बच्चों, बेसोफिल। ये 3 क्या थी, कणिकाणु थी।
और एक कौन सी होती है अकणिकाणु। तो ये दो प्रकार की, एक तो कौन सी होती है मोनोसाइट और एक कौन सी होती है लिम्फोसाइट। कौन सी होती है लिम्फोसाइट। तो अब आप कहाँ आ गए, हमारे पॉइंट पर आ गए। क्या इस थाइमस के द्वारा क्या स्रावित होता है टी लिम्फोसाइट। लेकिन भाई साहब ये जो लिम्फोसाइट होती है वो भी कितने प्रकार की होती है, दो, एक तो बी और एक कौन सी होती है टी। और ये हमारे शरीर के लिए क्या करती है, प्रतिरक्षा का काम करती है, एंटीबॉडी का काम करती है। यदि कोई हमारे अंदर रोग आता है तो उससे लड़ती है और रोग होने नहीं देती है। इसलिए तो अरे हमारे बूढ़े लोग होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी इम्यूनो सिस्टम कम हो जाती है, इसलिए बहुत वो क्या पड़ते हैं, बीमार पड़ते हैं। तो ये थी हमारे थाइमस ग्रंथि। अब देखिए इसके बाद में हम कहाँ आते हैं, अग्नाशय ग्रंथि के पास में। कहाँ आते हैं हम यहाँ पर, हमारी अगली ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी नंबर 6। कौन सी हो जाएगी, अग्नाशय ग्रंथि। अगली ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, अग्नाशय ग्रंथि। अब देखिए इसके बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई हुई है। ये 7वीं होगी, क्या होगी बच्चों, ये कौन सी ग्रंथि है, 7वीं। क्योंकि हमने अब तक देखो एक तो किसको पढ़ लिया, पीयूष को पढ़ लिया, फिर किसको पढ़ा, हाइपोथैलेमस को पढ़ा, फिर इसके बाद में किसको पढ़ा, पीनियल ग्रंथि को पढ़ा, पीनियल के बाद किसको पढ़ा, थायराइड ग्रंथि को पढ़ा, थायराइड के बाद में कौन सी पढ़ी, थाइमस पढ़ी। और ये हमारे कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, नंबर पीयूष, हाइपो, फिर हो जाएगी पीनियल। थायराइड के बाद में हमने कौन सी पढ़ी थी, पैराथायराइड। कौन सी पढ़ी थी, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड के बाद नंबर 6 पे कौन सी पढ़ी, अभी हमने थाइमस ग्रंथि पढ़ी। और इस थाइमस के बाद में अगली कौन सी आ गई, अग्नाशय ग्रंथि। तो मैंने आपको ये जब पाठ स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में बात बताई थी, क्या बताई थी, ये जो अग्नाशय ग्रंथि है इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। अरे मिश्रित बोलो या ऑलराउंडर बोल दो इसको, क्योंकि बैटिंग भी कर सकती है और बॉलिंग भी कर सकती है। बोलो कि सर यहाँ बैटिंग बॉलिंग का क्या काम है। अरे भाई साहब ये ग्रंथि है अंतःस्रावी की तरह भी काम कर सकती है और बहिस्रावी की तरह भी काम कर सकती है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कैसे करती है। देखिए कि ये अंतःस्रावी की तरह और एक बहिस्रावी की तरह किस प्रकार से काम करती है वो देखना है हमें। तो ये बहिस्रावी के बारे में तो आपने क्लास 10 के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा कि अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस का स्त्रवण होता है। याद आया कुछ, अग्नाशय रस। अरे अग्नाशय रस कहाँ जाता है, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में जाता है और वहाँ भोजन का डाइजेशन करता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, याद हो तो आपको, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और क्या होता है कार्बोऑक्सीडेज और एमाइलेज। और ये सारे एंजाइम मिलके क्या करते हैं, भोजन का पाचन। अब इसके बाद में आती है ये अग्नाशय अंतःस्रावी की तरह भी काम कर सकती है। अब देखिए इसके लिए इसके अंदर एक समूह पाया जाता है, एक क्या पाया जाता है, समूह, जिसको बोलते हैं लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। और ये लैंगरहैंस द्वीपिकाएं अग्नाशय के अंदर होती है और इसमें 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। सेल मतलब कोशिका, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके द्वारा अलग अलग हार्मोनों का स्त्रवण भी होता है। अल्फा कोशिका होती है, इसके द्वारा तो स्रावित होता है कौन सा हार्मोन, अरे ग्लूकेगोन हार्मोन। बीटा के द्वारा कौन सा होता है, वो होता है इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण। और ये जो नंबर 3 है इसको बोलते हैं हम डेल्टा सेल, और इसके द्वारा स्रावित होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इसका नाम हो जाएगा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अब आपको याद हो तो एक वहाँ एक और नाम याद है, सोमेटो सोमेटो करके ऐसा। अरे सोमेटो वहाँ ट्रोपिन था, और वो हार्मोन हमारे कहाँ से स्रावित होता था, पीयूष ग्रंथि से। और उसका एक और नाम था वृद्धि हार्मोन, और वो हमारी क्या करता है, वृद्धि का नियंत्रण करता है। ये कौन सी हमारी हो गई, अग्नाशय ग्रंथि। अब देखिए हमने यहाँ पर नाम लिखे हैं 3 हार्मोन के बारे में। हमने यहाँ नाम कितने लिखे हैं, 3। नंबर 1
क्या नाम है? अरे ग्लूकेगॉन हार्मोन। इसका काम क्या होता है? ये हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, रक्त शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। ओके, अगला जो हार्मोन है उसका नाम कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन है। और ये हार्मोन क्या करता है? रक्त शर्करा की मात्रा को अरे भाई कम करता है। अगला हार्मोन कौन सा है? नंबर 3 वो है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन। और ये भाई इसका तो काम क्या है? दोनों का क्या करता है? अवरोध करता है, मतलब दोनों को बैलेंस में रखने का काम करता है। तो अग्नाशय के ये 3 हार्मोन थे। अब देखिए, आपने एक रोग का नाम सुना होगा, मधुमेह। बहुत सुना सर, हमारे घर पे भी बहुत सारे पेशेंट होंगे इसके। तो अब देखिए, ये मधुमेह रोग का कारण क्या है? इंसुलिन हार्मोन। अब देखो, इसका काम क्या होता है? रक्त शर्करा की मात्रा को कम करता है। तो भाई साहब, जब इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो हमारे को मालूम है तो रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, और इसी से क्या होता है? शुगर होता है। क्या होता है? शुगर होता है। और इसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिट्स। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिट्स रोग बोलते हैं। आ गया ना समझ में? अब आप मुझे एक प्रश्न करोगे, मुझे मालूम है। क्या प्रश्न करोगे? सर डायबिटीज का हमने एक और नाम पढ़ा था, आपने अभी पढ़ाया है 10 मिनट पहले। बिल्कुल पढ़ाया है। वो कौन सा था? डायबिटीज इंसिपिड्स था। याद आया ना? और वो रोग होता है, वो हमारे पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग से स्रावित वैसोप्रेसिन, उसे हम एडीएच एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, उसकी कमी से होता है। मतलब वैसोप्रेसिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो डायबिटीज इंसिपिड्स होता है। लेकिन बेटा यह आपको ध्यान रखना है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलिट्स होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। बहुत काम की चीज़ है, बहुत तगड़ी चीज़ है। अब ये कौन सी हो गई? हमारे पूरी अग्नाशय ग्रंथि हो गई। अब हमारी कौन सी आती है? नंबर 8 ग्रंथि, जिसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। देखो इसका नाम ही क्या है भाई साहब? अधिवृक्क ग्रंथि। क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि। सर हमने ये नाम सुना, वृक्क तो सुना, जिसको किडनी बोलते हैं, वही ना? बिल्कुल भाई साहब, वही आपकी बात क्या है? सही है। हाँ, इसका आकार एक सेम के बीज की तरह का होता है। बिल्कुल, ये हमारे मूत्र को छानने का काम करते हैं। बिल्कुल आप सही हो। तो ये कहाँ होती है अधिवृक्क? अरे भाई साहब, ये अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ बैठी होती है? ये वृक्क के ऊपर एक टोपी की तरह बैठी रहती है। इस प्रकार की ग्रंथि होती है। और साइंस के अंदर 2 शब्द आते हैं। एक तो आता है अधि, इसको बोलते हैं हाइपर। क्या बोलते हैं? हाइपर। इसका मतलब होता है ऊपर। और एक होता है अधो, जिसको बोलते हैं हाइपो। क्या बोलते हैं? हाइपो, जिसका मतलब होता है नीचे। तो आपने आगे दिन क्या था? हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब कहाँ हो जाएगा? नीचे। हाइपो प्लस थैलेमस कहाँ? अरे थैलेमस के नीचे कौन होता है? हाइपोथैलेमस। लेकिन यहाँ तो क्या है? अधिवृक्क है। मतलब कहाँ हो जाएगी? वृक्क के ऊपर बैठी है। इस वृक्क की चोटी के ऊपर कौन बैठी है? अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये हमारे शरीर में कितनी हो जाएगी? बोलो, 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वृक्क भी तो 2 होते हैं ना। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इस प्रकार की होती है, ये ऐसी ग्रंथि होती है, ये इसकी परत होती है। ठीक है ना? अब ये जो होती है हमारी अधिवृक्क ग्रंथि, इसके 2 भाग होते हैं। अंदर का भाग तो क्या कहलाता है? मध्यांश, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये बाहर वाला भाग दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, या जिसको बोलते हैं वल्कूट। क्या बोलेंगे? वल्कूट भाग। आपने एक हार्मोन का नाम सुना था, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता था। क्या था? ACTH, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। मैंने आपको इसमें बताया था क्या करता है? एड्रीनो प्लस कॉर्टिको, मतलब एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोनों का क्या करता है? नियंत्रण करता है।
तो वो हमारे हार्मोन ACTH था, और ये इसके भाग कौन सा हो जाएगा, कॉर्टेक्स भाग। अब देखिए इसका मध्यांश भाग है, इसका ये भाग कौन सा हो जाएगा, मध्यांश। और इस मध्यांश भाग से तो आपको ध्यान ही होगा, दो हार्मोन होते हैं एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, एड्रीनलिन, और एक होता है नॉर एड्रीनलिन हार्मोन। ये दो हार्मोन यहाँ से इस तरह होते हैं। इनके एक और नाम होता है, इसका एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और इसको बोलेंगे नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है ना। अब ये दोनों हार्मोन हैं, आपने इनका नाम बहुत सुना होगा, क्लास 6वीं 7वीं 8वीं से आपने दिन क्या होता कि भाई इसको बोलते हैं करो या मरो हार्मोन। क्या बोलते हैं, डू और डाई हार्मोन। इसको तो आपने बहुत बार सुना होगा। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसा, और इसके एक और नाम है, इनको हम एक साथ यहाँ पढ़ेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, संकटकालीन हार्मोन भी कह सकते हैं, आपातकालीन हार्मोन भी कह सकते हैं, आपातकालीन हार्मोन भी कह सकते हैं। और इसका नाम एक होता है 3F हार्मोन। क्या होता है, 3F हार्मोन। ऐसा क्यों बोलते हैं, तो देखिए नंबर 1 2 3 हमारे पास F कितने, 3 हैं। कितने F है, 3 हैं। एक F है, उसका मतलब होता है फियर। क्या होता है, फियर। एक होता है फाइट, और एक होता है फ्लाइट। क्या होता है, फ्लाइट। अरे भाई साहब ऐसा क्यों, आप रास्ते में जा रहे हो, सामने मिल गया भालू, आ रहा है सामने, आराम से मटकता हुआ आ रहा है। अब क्या होगा, आपकी वहाँ बैटरी लो होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल। तो उसको बोलते हैं फियर। अरे आप डरोगे कि नहीं डरोगे, अब क्या करूँ, तो वहाँ आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, करो या मरो, ठीक है ना। इसलिए तो बोलते हैं इसको क्या, करो या मरो हार्मोन बोलते हैं। अब देखो, या तो उस भालू के साथ में क्या खेलो, फाइटिंग खेलो, उससे संघर्ष करो, उसका क्या करो, बाल पकड़ो, उसको क्या कर दो, घुमा के फेंक दो, ठीक है। या तो उसके साथ ये करो फाइट, या फिर क्या भाई साहब कहाँ भालू कहाँ मैं, तो क्या करो, फ्लाइट, मतलब क्या, भाग जाओ वहाँ से, क्या हो जाओ, 1 2 3 हो जाओ वहाँ से। तो इसलिए इसको बोलते हैं 3F हार्मोन, ठीक है। ये तो हो गया इसका मध्यांश भाग। अब ये इसका जो कॉर्टेक्स भाग होता है, इसको हम यहाँ देखेंगे। इसका कॉर्टेक्स भाग होता है ना, इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं भाई साहब। ये कॉर्टेक्स जो भाग होता है ना, इसके होते हैं, इसकी हमारे 3 परतें होती है। इसकी कितनी परतें होती है, 3 परतें, जिसको आप याद रख सकते हो GFR। जी मतलब क्या हो जाएगा, जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना क्या हो जाएगा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा। एक तो परत ये सबसे बाहर की परत है, ध्यान रखना, मैं बाहर से अंदर की ओर बता रहा हूँ। इसके बाद में अगली परत है जिसका नाम है जोना फेसिक्यूलेटा, जोना फेसिक्यूलेटा। और अगली है जोना रेटिक्युलेरिस, ठीक है ना, जोना रेटिक्युलेरिस। ये एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है, जो कि नीट के अंदर भी आ सकता है। क्या पूछेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स की तीनों परतों को बाहर से क्या बताओ, अंदर की ओर बताओ, ठीक है ना। तो आपको बताना, आपने ये क्यों नाम लिखा है, अरे भाई यहाँ से भी क्या होंगे, हार्मोन स्रावित होंगे। ये भी सामूहिक रूप से 2 प्रकार के हार्मोनों का स्त्रवण करते हैं। नंबर 1 क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। इसका काम क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलते हैं। और इसके अंदर मुख्य रूप से एक जो हार्मोन होता है जिसका नाम होता है कार्टिसोल हार्मोन, ये काम करता है, ठीक है ना। ये एक हार्मोनों का समूह इसलिए बोला है ना, क्या हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है ना। अगला जो हमारे पॉइंट आता है वो हमारे यहाँ हार्मोन कौन सा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। अब देखिए आपको मालूम होगा मिनरल का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में,
अरे खनिज होता है कि नहीं होता है, तो हमारे जो शरीर के अंदर खनिज पदार्थ हम जो भी हम खाते हैं उनका विखंडन ये हार्मोन करते हैं। और इनमें मुख्य हार्मोन कौन सा है याद रखना, वो है एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये आपके कौन सी हो गई, अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि हो गई। अब अगली ग्रंथि हमारे कौन सी आ जाएगी, वो आ जाएगी नंबर 9 वृषण ग्रंथि। वो कौन सी हो जाएगी, वृषण ग्रंथि, जिसको बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। और ये ओनली नर में ही पाई जाती है, ठीक है ना। अब देखिए ये ओनली किस में होती है, नर के अंदर ही पाई जाती है। अब देखिए इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। क्या होती है, 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। हमने आगे भी दिन किया था इसके बारे में। एक तो सर्टोली कोशिका होती है और एक कोशिका कौन सी होती है, अंतराली कोशिका। एक कोशिका कौन सी होती है बेटा, अंतराली कोशिका होती है, और जिसको हम लीडिंग कोशिका भी कह सकते हैं। अब ये दोनों काम क्या करती है, ये सर्टोली कोशिका वृषण के अंदर होती है। ये क्या करती है, विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। विकसित हो रहे शुक्राणुओं को क्या करती है बच्चों, पोषण प्रदान करती है, ताकि उनका विकास हो सके। तो ये क्या करती है, अंतराली। अरे भाई साहब ये क्या करती है, हमारे नर लिंग हार्मोन जो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, उसका स्त्रावण करती है। तो आपको ध्यान रखना हमारे वृषण के अंदर एकमात्र हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। और ये क्या करता है, ये नर के अंदर लैंगिक कार्यों का या उसके अंदर लैंगिक जो क्या है, और लैंगिक अंग पाए जाते हैं उनका विकास करता है। और नर में यौवनारंभ को प्रारंभ करता है। क्या करता है, यौवनारंभ को प्रारंभ करता है। इतना आपको याद रखना है वृषण के बारे में बस। अब देखिए हमारी लास्ट ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, नंबर 10, जिसको बोलते हैं अंडाशय ग्रंथि। क्या बोलते हैं, अंडाशय ग्रंथि, ओवरी जिसको बोलते हैं। और ये ओनली किस में होती है, आपको मालूम ही होगा, ये होती है मादा के अंदर बच्चों, ठीक है ना। ये किस में होती है, मादा के अंदर। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 2। और हमारे टेस्टिस होते हैं वो भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अंडाशय में से 2 अंडाशय हैं, इनमें से प्रत्येक महीने क्या होता है, एक जो अंडा होता है उसका उत्सर्जन होता है। उसका क्या होता है, उत्सर्जन होता है, जिसको हम बोलते हैं अंडोत्सर्जन। अब देखिए ये जो हमारे अंडाशय होता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे ग्राफियन पुटक पाए जाते हैं। और मैंने आपको आगे ही बताया पीयूष ग्रंथि के अंदर ग्राफियन पुटकों का विकास कौन सा हार्मोन करता है, FSH, ठीक है ना। और ये ग्राफियन जो क्या होता है पुटक, ये एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण करता है। ध्यान रखना। अरे भाई साहब ये तो बात गई, आप अध्ययन करते थे 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर, क्या पढ़ते थे, एस्ट्रोजन का स्त्रवण कहाँ से होता था, अंडाशय से। लेकिन अब ऐसा सवाल आएगा, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है अंडाशय के अंदर कौन से भाग से स्रावित होता है, तो आपको याद रखना है ग्राफियन पुटक से होता है। और फिर इसके बाद में इनका आगे विकास होता है, और ये जब फट जाते हैं ना तो इनमें से क्या हो जाएगा, अंडाणु तो बाहर निकल जाएगा, मतलब उसका अंडोत्सर्ग हो जाएगा। और अंडोत्सर्ग के लिए हार्मोन जिम्मेदार कौन सा, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जब इसमें से अंडाणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो इस ग्राफियन पुटक की जो शेष संरचना बचती है ना उसका नाम क्या होता है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और यही जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसके द्वारा क्या स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण इसके द्वारा ही होता है। क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन।
अब देखिए एस्ट्रोजन क्या करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या करता है, मादा में लैंगिक अंगों का विकास करता है। लैंगिक अंगों का क्या करता है, विकास करता है, यानी कि यौवनारंभ को प्रारंभ करता है। यौवनारंभ को क्या करता है, प्रारंभ करता है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये भी यौवनारंभ में तो सहायता करता ही है, इसके अलावा क्या करता है, गर्भावस्था के समय गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायता करता है। तो बच्चों ये हमारे 10 क्या थी, अंतःस्रावी ग्रंथियां थी। अब देखिए इसमें दो एक पॉइंट है जो आप नोट बना के लिख दो, बहुत बार एग्जाम में सवाल आया हुआ है। और यहाँ हमारे अरे कान क्या हो जाते, फ्यूज हो जाते, और हम क्या हो जाते, कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या आएगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको इसका उत्तर क्या देना है, यकृत ग्रंथि है। और अगला सवाल आ जाए, क्या हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ये सवाल आपको ध्यान रखना है। तो आपके इसका उत्तर क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। ओके तो बच्चों आज इतना ही, आपको बहुत बहुत थैंक यू।